हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री सेशंस। सो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? हमने करा था रेजोनेंस के बारे में, ठीक है, और स्पेसिफिकली रेजोनेंस की कंडीशंस, ठीक है। तो अब कंडीशंस में मैंने क्या बताया था आपको कि कौन से स्ट्रक्चर्स ज़्यादा स्टेबल होंगे और कौन से स्ट्रक्चर्स कम स्टेबल होंगे। सो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस है, मैंने 4 to 5 कंडीशंस बताई थी। स्पेसिफिकली 4 कंडीशंस जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली मैंने बताई थी ऑक्टेट वाली, ठीक है। ऑक्टेट मतलब कि अगर किसी भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते, ठीक है। सेकेंड वाला क्या था? कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब आपको इसमें क्या करना होता है कि अगर आपको देखना है कि किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कितनी होगी, तो अगर आपको कुछ भी इंडिकेशन नहीं मिल पा रहा तो आप क्या करोगे? कोवेलेंट बॉन्ड्स काउंट करोगे। अगर किसी स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड्स ज़्यादा है तो दैट मीन्स वो ज़्यादा स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म होगी, ज़्यादा स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ओके, थर्ड हमने क्या डिस्कस करा था? इंपॉर्टेंट है ये भी, चार्ज सेपरेशन। अब चार्ज सेपरेशन में हमने क्या देखा था कि चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट होते हैं जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा। अगर इन चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कम है तो थोड़ा सा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है और ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें चार्ज सेपरेशन है, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? जिसमें चार्ज सेपरेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्लियर? ओके, तो ये था थर्ड पॉइंट हमने जो डिस्कस करा था। अब फोर्थ क्या था? एक मैंने इसमें ये भी बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है अगर मेरे पास, और अगर उस पर बाई चांस पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेट्स से O है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दैट मीन्स ये सिचुएशन कंप्लीटली अनस्टेबल होगी। ऐसे हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे अगर पॉजिटिव आ गया तो ये सिचुएशन अनस्टेबल है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऐसे ही अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है कोई, उस पर नेगेटिव चार्ज, अगेन अनस्टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से ऑल टुगेदर ये मॉलिक्यूल हो गया अनस्टेबल, ठीक। अब ये भी हुआ एक। और मैंने क्या बताया था? ऑक्टेट का हमने करा, कोवेलेंट बॉन्ड्स का करा, चार्ज सेपरेशन का करा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा, और जो एक मैंने बताया था दैट वाज क्रॉस रेजोनेंस। कहीं कहीं किसी मॉलिक्यूल्स में क्रॉस रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी भी है, तो उस केस में वो मॉलिक्यूल जिसमें क्रॉस रेजोनेंस है, दैट मीन्स दोनों तरफ से रेजोनेंस हो रही है, मतलब कि अगर मैं क्लॉकवाइज जाना चाह रही हूँ लेकिन साइमल्टेनियसली एंटी क्लॉकवाइज भी हो रही है, उसके अंदर पॉसिबिलिटी है, सो दैट स्ट्रक्चर विल बी अनस्टेबल। और एक और चीज़ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी रेजोनेंस के केस में, कि रेजोनेंस हमेशा यूनी डायरेक्शनल चलेगी। एक ही डायरेक्शन में हम रेजोनेंस को करेंगे, मल्टीपल डायरेक्शंस में एक बारी में नहीं होगी। या तो आप क्लॉकवाइज चुन लो, या एंटी क्लॉकवाइज, या राइट चुन लो, या लेफ्ट चुन लो, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्लियर? ओके, सो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं रेजोनेंस की। इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा और स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाएगा जो कि compete कर सकता है हमारे रेजोनेंस हाइब्रिड से। अब रेजोनेंस हाइब्रिड से वो compete क्यों करेगा? क्योंकि दोनों के एनर्जीज का डिफरेंस जो है दैट इज नोन एज द रेजोनेंस एनर्जी, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस करा है। अब इस सेशन में हम क्या करेंगे? रेजोनेंस इफेक्ट। अब ये जो रेजोनेंस है ये होती है किसी ग्रुप के होने से या ना होने से, तो वो हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट में। बट बिफोर मूविंग ऑन टू दैट, एक क्वेश्चन करते हैं कंडीशन से रिलेटेड। मुझे बताना कि इन स्ट्रक्चर्स में से सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा माना जाएगा। और मुझे इस मॉलिक्यूल का नाम भी चाहिए, जल्दी से सोच लो कि इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा। इसको क्या बोलते हैं बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा होता है? ओके, ठीक। तो ये मैं रिप्रेजेंट क्या कर रही हूँ, अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कौन से कंपाउंड के? इस कंपाउंड के, ठीक है। ओके,
अब नेक्स्ट लास्ट वाला बना रही हूं मैं। ओके अब ये कुछ है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अभी आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि कैसे आए, ऑल्दो अभी ये वाला टॉपिक इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट हाउ दीज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैव कम अप, वो हम रेजोनेंस इफेक्ट में करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी देखते हैं, मैं पूछ रही हूँ कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, इनमें से सबसे स्टेबल कौन सा है? पहली बात, सबसे अनस्टेबल कौन सा है? स्टेबल बता दो, अनस्टेबल बता दो और मुझे ऑर्डर बता दो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बता सकते हो? वही कंडीशंस अप्लाई करनी है जो हमने लास्ट सेशन में करा था। तो पहली बात तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं एनिलीन, एनिलीन, एनिलीन। ओके, हमेशा याद रखना इसको एनिलीन बोलते हैं, दैट इज द कॉमन नेम, ये इसका कॉमन नेम है। अगर मैं IUPAC नाम बोलूं तो क्या होगा इसका नाम? इसका नाम होगा, अमीन दिख रहा है, बेंजीनअमीन। ओके, ये इसका नाम होगा, वैसे इसको एनिलीन बोलते हैं। ठीक, अच्छा अब मुझे देखना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है। अनस्टेबिलिटी के लिए आपको क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको? चार्ज सेपरेशन के बारे में आइडिया लगा सकते हो? देखो, बिल्कुल भी ऑक्टेट देखने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ऑक्टेट क्योंकि कंप्लीट है, ये ऑक्टेट वाला और ये जो कोवलेंट बॉन्ड्स काउंट करने वाला है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, दोनों चीज़ें। तो आप हर एक एटम को जाके ऑब्जर्व तो कर नहीं सकते। तो सबसे पहली चीज़ ये ऑब्जर्व करते हैं सारे मॉलिक्यूल्स में कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कहाँ कहाँ हैं। जहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन दिख रही है, पहली बात तो वो तीनों तो सबसे ही अनस्टेबल होंगे। देखो, इधर भी चार्ज सेपरेशन है, इधर भी है, इधर भी है, तो ये तीनों तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हैं इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो सबसे स्टेबल कौन हुआ? A, तो यहाँ पे लिख दो A हुआ। अब इन तीनों में से देखते हैं, मैंने बोला था जिसमें चार्ज सेपरेशन सबसे ज़्यादा है वो सबसे अनस्टेबल होगा। डिस्टेंस देखो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में सबसे ज़्यादा किस में है? देखो, इसमें इतना है, इसमें देखो काफ़ी ज़्यादा है, इसमें भी सिमिलर ही है, इधर से हो या इधर से एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे अनस्टेबल वो हुआ जिसमें चार्ज सेपरेशन सबसे ज़्यादा है, जो कि हुआ C, सबसे अनस्टेबल। ओके, अब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी काउंट करते हैं। तो हमें ये तो पता है कि सबसे अनस्टेबल कौन सा है, C लिख दिया मैंने। सबसे ज़्यादा स्टेबल भी पता है कौन सा है, A लिख दिया मैंने। ओके, अब इन बिटवीन आते हैं ये दोनों, B और D। B और D में चार्ज सेपरेशन आप देखोगे सेम है, इनफैक्ट द मॉलिक्यूल इज ऑल्सो सेम, इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पे आता है मेरा कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, एक और जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस करी थी कि अगर स्ट्रक्चर्स इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, मतलब कि डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही हूँ मैं, सेम ही लग रहे हैं दोनों, इसका मतलब उनका दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम सेम होगा और दोनों की एनर्जी भी इक्वल होगी, स्टेबिलिटी भी इक्वल होगी। B इज इक्वल टू C, ठीक है, तो यहाँ लिखोगे B इज इक्वल टू C और दैट्स इट, कंप्लीट। हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया? ओके, अब मूव करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट पे। रेजोनेंस इफेक्ट का दूसरा नाम बताओ। उसका नाम है मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज मीजोमेरिक, ठीक है। हमने रेजोनेंस इसलिए पढ़ा है ताकि हमें समझ में आए कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। अब रेजोनेंस इफेक्ट को मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? सबसे पहली बात इसमें मैं ये बोलूँगी कि एक तो ये है परमानेंट इफेक्ट, ठीक है, परमानेंट है। क्यों परमानेंट है? मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा होता है, ऐसा नहीं है कि कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा उसके बाद ये जनरेट होगा, पहले से ही मॉलिक्यूल के अंदर रहता है ये इफेक्ट। अब ये होता क्या है मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मैंने मान लिया मॉलिक्यूल, ये रहा वो मॉलिक्यूल, ठीक। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑलरेडी कॉन्जुगेशन थी। कॉन्जुगेशन आप सब जानते हैं क्या होता है, पाई पी एन एल पी फ्री रेडिकल, आपको याद होगा
तो कॉन्जुगेशन है इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस पे मैं कोई ग्रुप अटैच कर देती हूँ, लेट्स से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया। अब कॉन्जुगेशन है मुझे पता है, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूव कर सकते हैं मुझे पता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को कौन सपोर्ट कर रहा है? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन ना हो तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है ज़्यादा खींच ही नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो कैसा इफेक्ट होगा? इंडक्टिव इफेक्ट ही होगा, सिर्फ 3 कार्बन्स तक का, ठीक है। लेकिन अगर मैं रेजोनेंस की बात करती हूँ तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, रेजोनेंस होगी तो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इंडक्टिव इफेक्ट का और ये डिफरेंस होता है रेजोनेंस का, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस। रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स पूरे घूम सकते हैं विद इन द रिंग और विद इन द एंटायर मॉलिक्यूल, जहाँ जहाँ कॉन्जुगेशन है वहाँ वहाँ वो जंप कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की। ये रहा एक मेरा मॉलिक्यूल दूसरा, अब मैंने यहाँ लगा दिया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। मैं बोल रही हूँ कि इस मॉलिक्यूल के अंदर भी कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन मौजूद है, ओके। कॉन्जुगेशन थी तो कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एक पाथ मिल गया मूव करने के लिए, ठीक है। अब उस पाथ के थ्रू वो मूव कर रहे हैं, लेकिन कैसे? अब यहाँ तो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कर क्या रहा है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है और कॉन्जुगेशन की वजह से वो बहुत आगे आगे जा रहे हैं मॉलिक्यूल में। अगर कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, कोई कॉन्जुगेशन नहीं होती, तो सिर्फ 3 कार्बन्स तक ही इसका इफेक्ट जाता है इस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का। लेकिन अभी कॉन्जुगेशन है तो पूरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं, डीलोकलाइज हो सकते हैं, और इसी इफेक्ट को ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम ग्रुप in a conjugated molecule, in a conjugated compound, we say that this is resonance effect, ठीक है। और इसमें हो क्या रहा है? रेजोनेंस हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलती हूँ, ओके, बेंजीन नहीं लेते, चलो सिंपल मॉलिक्यूल लेते हैं। NO2, ठीक। NO2 हमें पता है माइनस आई इफेक्ट देता है। NO2 है क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सबको मालूम है। इसको एक्सपैंड करते हैं जरा, NO2 को। क्यों एक्सपैंड कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा, ओके। अब मुझे बता दो कि मॉलिक्यूल कौन सा है जो हमने यहाँ कंसिडर करा था, ये रहा। क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? इसमें कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे। अब इसका क्या इन्फ्लुएंस है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, उसने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे खींचे कि ये कॉन्जुगेटेड जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी आगे आगे चले गए। कैसे? देखते हैं। तो NO2 खींचता है, ऑक्सीजन ने खींचे इलेक्ट्रॉन्स, N पे आया पॉजिटिव। अब ये गए इलेक्ट्रॉन्स इधर इस पॉजिटिव को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। अब इस पॉजिटिव को फुलफिल तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो इसको फुलफिल करने के लिए क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। तो मेरा अगला स्टेप ये होगा, देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में, तो वही हम कर रहे हैं। यहाँ पॉजिटिव लाई, ठीक है। अब इस पॉजिटिव को फुलफिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स आगे आ गए, तो इस कॉन्जुगेशन की वजह से ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ट्रैवलिंग हो रही है। एंड ट्रैवलिंग हो क्यों रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट था। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग माई पॉइंट हियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फाइनली ये पॉजिटिव यहाँ पे आ चुका है और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अच्छा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हमारे पास? 3 हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो 1, 2
3। क्या बता सकते हो कि सबसे स्टेबल कौन सा होगा? ओके अच्छा वेट करते हैं एक सेकेंड, आई थिंक आपको ये नीचे वाला नहीं दिख रहा है अभी, ठीक है? ओके तो अब ये आपको 3 स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं अच्छे से क्लियरली। इन 3 स्ट्रक्चर्स में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, जिसमें कोई, सबसे पहले मैंने बोला था चार्ज सेपरेशन देखते हैं। चार्ज सेपरेशन देखो दिख रहा है, यहाँ पे तो हमने खुद क्रिएट करा है, ठीक है? ऑलरेडी द मॉलिक्यूल वॉज लाइक दिस, ठीक है? तो इसमें तो कोई चार्ज सेपरेशन नहीं, ये सबसे स्टेबल है, फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल। अब इन दोनों में से देखते हैं, चार्ज सेपरेशन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है इधर और इधर। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें चार्ज सेपरेशन कम है। चार्ज सेपरेशन किस में कम है, इसमें कम है, इसमें तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस देखो, ठीक? तो इसका मतलब सेकंड जो है उसके बाद स्टेबल, और लास्ट वाला थर्ड सबसे अनस्टेबल। क्लियर हो गया? स्टेबिलिटी ऑर्डर भी यहाँ से हमें पता चल गया। हमें ये भी पता चल गया इलेक्ट्रॉन्स को जंप कैसे कराना है, और इसका मतलब है कि हमें पता चला कि रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है, ठीक है? और आई डोंट थिंक कि मुझे डेफिनेशन लिखवाने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम ग्रुप, ठीक है, किसी भी ग्रुप की प्रेजेंस में कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल्स का ड्रिवन होना, पुश होना, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स का पुश होना, मॉलिक्यूल्स का नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का पुश होना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, उसी को रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा नाम होता है मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस का भी दूसरा नाम मीजोमेरिज्म है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके? ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे था बात इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, अब मैं बोलती हूँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। सेम ही मॉलिक्यूल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड करके देखते हैं, ठीक है? ओके तो यहाँ पे लेते हैं, मैं सेम मॉलिक्यूल ही ड्रॉ कर रही हूँ, ओके OH। चलो OH ना लेके आप बहुत फेमिलियर हो गए NH2 से, NH2 ले लेते हैं, लोन पेयर है, ओके। कॉन्जुगेशन है, जो मॉलिक्यूल की मैं बात कर रही हूँ वो तो ये रहा, कॉन्जुगेशन है इसमें, डबल सिंगल डबल, ठीक है। अब वो अटैच्ड है किसी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के साथ, अब ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करना चाहते हैं और पूरे मॉलिक्यूल के अंदर इनको घुमाना चाहता है। कैसे होगा? जंप ऑन द फ्लोर एंड देन जंप ऑन द हेड। अब सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर मेरे साथ बनाओ, इजी है, पॉजिटिव, ओके। नाउ अब क्या होगा, फिर से मैंने बोला था रेजोनेंस में एक ही डायरेक्शन में ट्रैवलिंग होगी, यहाँ पे भी देखो रेजोनेंस में एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उल्टा सीधा नहीं जा रहे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर फाइनली CH2 पे नेगेटिव आ जाएगा, क्लियर? कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? ये, उसके बाद ये कम चार्ज सेपरेशन, उसके बाद ये ज़्यादा चार्ज सेपरेशन, ठीक है, ओके। तो आपको ये समझ आया, दो तरीके के मैंने केसेस लिए। अब जहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रही हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इसको बोलते हैं हम प्लस आर इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है उसको बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट। अब दो तरीके के आपको रेजोनेंस इफेक्ट भी पता चल गए, प्लस आर और माइनस आर, ठीक है। तो प्लस आर का दूसरा नाम प्लस एम, माइनस आर का दूसरा नाम माइनस एम, क्लियर? मीजोमेरिक इफेक्ट, फाइन। अच्छा, अब कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं जो कि ये वाला इफेक्ट देते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो, माइनस आर प्लस आर, माइनस आर मीन्स विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होंगे। एक तो हमने देखा NO2, दूसरा CHO हो सकता है, तीसरा COOH हो सकता है, CONH2 हो सकता है, एक और इम्पॉर्टेंट CN हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। यही तो मेन ग्रुप्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं यूजुअली, ओके। नेक्स्ट,
जो जो प्लस आर शो करे मीन्स डोनेटिंग है। तो हमने NH2 तो देखा, और कौन सा देखा, OH देखा। ओके, SH हो सकता है। नाइट्रोजन का ही अगर हाइड्रोजन हटा दिया जाए, टाइप्स ऑफ अमीन्स बना दिया जाए, तो ये NHR हो सकता है, NR2 हो सकता है, एक्सेट्रा। क्लियर? अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका तो पता चल गया कि कैसे रेजोनेंस होगा, बाकी सबका कैसे पता चलेगा। हम ड्रॉ करके देखते हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है? ओके, लेट्स डू दैट। अब मेरे पास फर्स्ट है NO2 तो पता चल गया, चलो CHO लेते हैं। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ बेंजीन सिस्टम, ठीक है? बेंजीन के साथ रेजोनेंसेस करके देखेंगे। ऐसे ही सिमिलर रेजोनेंस आप कर सकते हो अपने स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, जो कि स्ट्रेट चेन्स होते हैं, स्ट्रेट चेन्स या ब्रांच्ड। इनफैक्ट जो हमारे एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक, ये कौन से होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, आई होप आपको सबको डिफरेंस मालूम है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है। क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं। CHO बोला मैंने, CHO मैंने क्लेम करा है कि ये विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसे विड्रॉइंग है देखते हैं। इसको मैं दूसरी तरीके से कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ देखो, ठीक, एक्सपैंड कर दिया। अब मैंने बोला था जहाँ पे भी कार्बोनिल दिखे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दो ऑक्सीजन की तरफ, तो मैंने कर दिया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया ऑक्सीजन की तरफ, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ क्या आया, डेल्टा पॉजिटिव। अब कंडीशन बन रही है रेजोनेंस की, C डबल सिंगल पॉजिटिव, इसका मतलब ये विड्रॉ कर रहा है ग्रुप, ठीक है? कैसे, देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स गए यहाँ पे, इस पॉजिटिव चार्ज को फुलफिल करने के लिए जंप ऑन द फ्लोर ही करना है जब भी डबल सिंगल पॉजिटिव आता है, याद रखो। दूसरा स्ट्रक्चर, अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए, पॉजिटिव कहाँ आएगा, इस कार्बन पे लगा देते हैं, O नेगेटिव, H, ठीक। अब बाकी के जो रिमेनिंग डबल बॉन्ड्स है हमेशा लगाना। नेक्स्ट, एक सेकेंड, अब क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में मुझे मूव करना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्लॉकवाइज में भगा दो इन्हें। अब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो गया, डबल बॉन्ड लग गया, लगा दो भाई। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ पॉजिटिव लगाया, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया। फिर से सेम ही डायरेक्शन में मुझे इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवाना है, यहाँ पे आ गए, पॉजिटिव, ठीक। अब फाइनल स्टेप क्या होगा मेरा, ये इधर गए इलेक्ट्रॉन्स, ये फिर से इधर गया, CHO जनरेट हो गया लास्ट में फिर से, ठीक है। फाइनल स्ट्रक्चर विल बी सी हियर, CHO, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब फाइनल स्टेप कभी मत भूलना, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, ठीक है। हाइब्रिड बनाते हैं, कैसे बनेगा, तो सेपरेटेड बाय 3 लाइन्स, ठीक है, सेपरेटेड बाय 3 लाइन्स वी गेट आई होप सबको विजिबल है, नहीं है, ओके, कोई बात नहीं, दोबारा से बना देते हैं। अभी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या दिख रहा है, सारे स्ट्रक्चर्स में ऑब्जर्व करो, पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग के अंदर घूम रहा है, ठीक है। तो वही मैं डिपिक्ट करूंगी अपने रेजोनेंस हाइब्रिड में भी, पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, ठीक है, बाकी CHO एज इट इज लगा रहेगा। ओके, सो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर द मॉलिक्यूल। नाम बताओ इस मॉलिक्यूल का, बेंजीन के ऊपर CHO। CHO ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, क्लियर। अच्छा, तो ये आ गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स कौन से दिख रहे हैं मुझे, फर्स्ट एंड सेकेंड। डिफरेंस क्या है, बस डबल बॉन्ड्स की शिफ्टिंग, जैसे हम बेंजीन में यूजुअली करते हैं, क्लियर। ओके, तो इससे CHO पता चल गया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, COOH का, देखो मैं पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके नहीं बताऊंगी, बट COOH को आप ऐसे लिख सकते हैं, सिमिलर चीजें होंगी यहाँ पे भी,
ठीक है, सिमिलर तरीके से रेजोनेंस, चाहे आप इस डायरेक्शन से शुरू करो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज, चाहे क्लॉकवाइज, ठीक है, दैट इज अप टू यू। ओके डन, ये भी वैसे ही। अब आते हैं CN, साइनाइड, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड यस, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी जो अभी मुझे याद आया, कि यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप एक Cl भी, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, वैसे तो यूजुअली ग्रुप्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन माइनस आई इफेक्ट देते हैं, विड्रॉइंग इफेक्ट देते हैं, लेकिन मैंने इसको किस में लिखा है, डोनेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में। यहाँ पे देखो प्लस आर इफेक्ट शो कर रहे हैं। ये क्यों प्लस आर इफेक्ट शो कर रहे हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट, सोच के देखो इसमें क्या हो रहा होगा। टिल देन हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि CN का कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेगा। मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि अगर रेजोनेंस करनी एक बार आ गई तो मोस्टली मैकेनिज्म्स निकल जाते हैं, ठीक है। और मैकेनिज्म्स अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़रूर एग्जाम में आएगा, ठीक है, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, वट एवर इट इज़, मैकेनिज्म्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब नाइट्रोजन की तरफ ही जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, CN में, CN ग्रुप में, ये हमने इंडक्टिव इफेक्ट में भी डिस्कस करा है। अब क्या होगा, इस कार्बन पे आया डेल्टा पॉजिटिव, अब इस डेल्टा पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए ये डोनेट करेंगे, ठीक है, कहाँ आया पॉजिटिव, यहाँ पे, फिर ये डोनेट करेगा, कहाँ आया पॉजिटिव, यहाँ पे, ये डोनेट करेगा, कहाँ आया पॉजिटिव, यहाँ पे, एंड डन। दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बता सकते हो मुझे इक्विवेलेंट जो बन रहा होगा? सी, बस तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करने, जो दूसरा इंडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर बन रहा होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, सॉरी, साइनाइड एज इट इज लगेगा लास्ट वाले स्ट्रक्चर में, जैसे CHO में लगा था बेंजाल्डिहाइड। और इसका नाम क्या होता है बताओ मुझे? बेंजोनाइट्राइल। ओके, सो द नेम इज बेंजोनाइट्राइल। ओके, अच्छा, अब ये तो कहानी हो गई हमारी खत्म माइनस आर इफेक्ट की। अब आते हैं प्लस आर इफेक्ट पे कि इसमें क्या चल रहा है। इसमें देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स कैसे बन रहे हैं। ओके, अब सबसे पहला है NH2, ठीक, उसके बाद है OH। इन दोनों में से एक पिक करते हैं, OH पिक करते हैं इस बारी। मेरा लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर OH। पहली बात, इसका नाम बताओ कंपाउंड का। NH2 वाला ये मैंने बताया है एनालीन होगा, बेंजीन के ऊपर NH2 लगाए तो एनालीन इज द नेम। दिस नेम इज फिनॉल। ओके, अच्छा, अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, कैसे बनेंगे। देखो, ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्यों होता है रिलीज? क्योंकि एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ देखो लोन पेयर्स हैं, ठीक है। अब अगर आपको ना समझ में आए कि कैसे लोन पेयर्स मैंने यहाँ पे डिपिक्ट करे, बताइए। देखो, अगर मैं ऑक्टेट कंप्लीट करती हूँ, ऑक्सीजन बॉन्डेड है हाइड्रोजन के साथ, देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्डेड है हाइड्रोजन के साथ, 2 तो यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 4 तो यहीं हो गए, ठीक। अब बाकी मुझे 4 और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो 4 मेरे लोन पेयर्स की तरह लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसी वजह से इसका इस तरीके से इसके पास 2 लोन पेयर्स है। ग्रेट, ओके। अब क्या करेंगे, डोनेशन होगा। डोनेशन क्यों हो रहा है? पाई सिंगल लोन पेयर्स, दैट इज वाई डोनेशन हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे पाई सिंगल पाई भी है, ठीक। तो दोनों रेजोनेंसेस, दोनों कॉन्जुगेशंस मिल जाती हैं, प्रॉपर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देते हैं। देखो कैसे होगा। अब ये जंप ऑन द फ्लोर एंड देन, सॉरी, रिवर्स कर दिया है मैंने, जंप ऑन द फ्लोर एंड देन जंप ऑन द हेड। डन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, मेरे साथ साथ बनाओ। तो ये हो गया नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे आ गए इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप फिर से वही सेम डायरेक्शन में चल रहा है, जंप ऑन द फ्लोर एंड देन जंप ऑन द हेड। नेक्स्ट करते हैं नेगेटिव,
ठीक, जंप ऑन द फ्लोर एंड देन जंप ऑन द हेड, ठीक है। फिर से नेक्स्ट, डन। अब लास्ट स्टेप हो गया इस तरीके से, क्लियर। अच्छा, अब क्या बना मेरे पास फाइनली, बता दो। लास्ट स्ट्रक्चर में वही OH आ गया एज इट इज, बस डबल बॉन्ड्स की शिफ्टिंग बदल गई। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स मेरे ये दो। क्या मुझे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड मिल सकता है? मिल सकता है। कैसे बनेगा? कौन सा चार्ज है जो कि हर पूरे रिंग में घूम रहा है? नेगेटिव चार्ज है, बाकी OH एज इट इज। ये आ गया मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड, सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर। एक्चुअली यही है एक जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट करता है रियलिटी में, बाकी सारे हाइपोथेटिकल है। ओके, क्लियर। अच्छा, अब मेरा कंप्लीट होता है ये, बाकी आप खुद बना सकते हो। अब मेरे को डिस्कस क्या करना था, ये हैलोजेंस, हैलाइड्स। अब ये वाले जो हैलोजेंस लगे होते हैं, अगर ये किसी स्ट्रेट चेन पे लगे होते हैं, सी, जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स थे, यहाँ पे मैंने एक हैलोजन लगा दिया X, इनमें से कोई भी, तो वो क्या करेगा, वो विड्रॉ करेगा। क्यों विड्रॉ करेगा? क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन अब देखो इसका इफेक्ट ही उल्टा हो जाता है जब ये बेंजीन रिंग पे लगता है या किसी भी कॉन्जुगेटेड रिंग पे लगता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। होगा क्या जब ये बेंजीन पे लगा है? वैसे तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स खींच सकता है, बट उससे बेटर ये क्या कर सकता है, उसने देखा कॉन्जुगेशन है, तो ये सही मौका है उसके पास अपने लोन पेयर निकालने का। क्लोरीन के पास भी लोन पेयर्स होते हैं, ऐसे ही सारे हैलोजेंस के पास लोन पेयर्स हैं। अब ये लोन पेयर्स किस में इन्वॉल्व हो सकते हैं? रेजोनेंस में। तो ये जो हैलोजेंस हैं ये प्रेफर करते हैं जब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ लगे होते हैं, दे प्रेफर to donate their electrons and to behave as electron withdrawing group, electron releasing group। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव करने लगते हैं। बहुत दल बदलू होते हैं ये, ठीक है। पहले जब नॉर्मल मॉलिक्यूल है उसमें तो विड्रॉ भी कर रहे होते हैं, लेकिन किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ लगा दिया तो वो डोनेट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, डोनेट करेगा, जंप ऑन द फ्लोर एंड देन जंप ऑन द हेड। नेगेटिव कहाँ है? यहाँ। फिर से जंप ऑन द फ्लोर एंड देन जंप ऑन द हेड। नेगेटिव कहाँ है? यहाँ। जंप ऑन द फ्लोर एंड देन जंप ऑन द हेड। नेगेटिव यहाँ है। फाइनली मुझे दूसरा स्ट्रक्चर जो मिलता है, बस इस डबल बॉन्ड्स को दूसरी तरीके से अरेंज कर दो, दैट्स इट, बन गया। रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हो? बना सकते हैं। डन। कहीं कहीं आपको बुक्स में मिलेगा रेजोनेंस हाइब्रिड, यहाँ पे भी डैशेस लगे हुए हैं, मतलब वो ये डिपिक्ट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, रहते भी है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया? ओके, सो दैट कंप्लीट्स माय प्लस आर इफेक्ट एज वेल, जिसमें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आई होप आपको सबको क्लियर हो चुका है ये, ठीक। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है अब इन दोनों इफेक्ट्स के बेसिस पे एक्चुअली होता क्या है। इन दोनों इफेक्ट्स के बेसिस पे हम ये जज करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल ज़्यादा एसिडिक है या नहीं है, ज़्यादा बेसिक है या नहीं है, ज़्यादा स्टेबिलिटी है या नहीं है। तो इसके इस प्लस और इफेक्ट के, ओके मैं वहीं पे लिखती हूँ इसको, इस इफेक्ट के बेसिस पे हम ये जज करते हैं कि क्या मॉलिक्यूल ज़्यादा एसिडिक है, तो एसिडिटी बताता है ये बेसिसिटी बताता है, और थर्ड चीज़ ये बताता है स्टेबिलिटी डिफरेंट स्पीशीज़ की। स्टेबिलिटी किस किस स्पीशीज़ की बताता है? एक है कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब ये रिएक्टिव स्पीशीज़ हमने करी हुई है, कार्बोकेटाइंस होते हैं, कार्ब अनायंस एंड फ्री रेडिकल, इनकी तो बताता है। मोस्टली चीज़ें तो रेजोनेंस की वजह से ही स्टेबलाइज हो जाती हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि कोई कार्बोकेटायन है तो वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होगी। इसके केस में एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं जो कि है
दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है बता सकते हो? चलो इसका आंसर मुझे नेक्स्ट क्लास में देना, आज के लिए काफ़ी है, ओके। एंड एक और चीज़, जैसे कि हमने डिस्कस करा यहाँ पे एसिडिटी, एसिडिटी हम फिनॉल्स के बारे में ज़्यादातर डिस्कस करते हैं इसमें। फिनॉल मैंने आपको बताया कि बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है, ठीक है। तो एसिडिटी हम फिनॉल्स के केस में डिस्कस करते हैं। मुझे इस बात का भी जवाब दे देना कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक क्यों है अल्कोहल से, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है कि इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सी कार्बोकेटायन है, और फिनॉल ज़्यादा एसिडिक क्यों है अल्कोहल से। इसका आंसर भी मुझे नेक्स्ट क्लास में चाहिए और मैं डिस्कस भी करूँगी बाकी सारे एग्जाम्पल्स के साथ। हैव अ नाइस डे।